नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं आपका एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपन कल तक 21 तारीख तक का क्या पढ़ चुके थे? करंट पढ़ चुके थे। अगर आप सभी ने अगर क्लास देखी हो तो आप सभी को ध्यान होगा अपन कितनी तारीख तक का, किस तारीख तक का करंट पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे 22 और 23 का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके प्रतिदिन आने के हिसाब से आऊँ, मगर जब भी प्रतिदिन आने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। मगर अपन कोशिश करेंगे कि मैं आपके पूरे का पूरा करंट कराऊंगा, निश्चिंत रहें आप। तो आज अपन पढ़ेंगे 22 और 23 तारीख का। और फिर अपन अगर सोमवार को, कल संडे है तो संडे पॉसिबल नहीं रह पाएगा, सोमवार को 24, 25, 26, सोमवार का दिन 27, मैं कोशिश करूंगा अपन इन चारों दिनों के करंट भी लेके आ जाएं। ठीक है। तो इसी के साथ में 22 और 23 की बात करूं तो अपन आज पढ़ेंगे कि 43वें मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम ने क्या ली, शपथ ली। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे अपन आज। डॉक्टर अरविंद माथुर को कौन सा पुरस्कार मिला। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु आता है आपके राजस्थान हाई कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट की बात करूं तो न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की क्या हो गई है, वापसी हो गई है। और उनकी क्या हो गई है, शपथ हो गई है। स्थानांतरण की बात करें तो पहले इनको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भेज दिया गया था, लेकिन अभी उनको वापस वहां से बुलाकर अपने कहाँ बुला दिया है, राजस्थान हाई कोर्ट। पहले न्यायाधीश संजीव प्रकाश जी अपने राजस्थान में ही थे, मगर उनको बीच में पंजाब हरियाणा भेज दिया गया, मगर वापस अब उनको कहाँ बुला दिया गया है, राजस्थान में बुला दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट में शपथ समारोह आयोजन किया गया इनके लिए। कब किया गया? 18 जुलाई 2025 को किया गया। इनको शपथ किसने दिलाई? तो मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने। अब आप पूछ रहे होंगे क्या श्रीराम बन गए हैं? तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव का ये उस दिन क्या था, लास्ट दिन था, जिस दिन इन्होंने इनको शपथ दिलवाई आखिरी कार्य के रूप में। और इनकी भी विदाई किस दिन हो गई थी? 18 जुलाई 2025 को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं राजस्थान में 50 न्यायाधीशों को नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें से लगभग 39 या 39 न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है। 43वें मुख्य न्यायाधीश अपने मनिंदर MM श्रीवास्तव की बात करूं मैं, वो अपने 42वें मुख्य न्यायाधीश थे। और 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए? तो KR श्रीराम में, जिनका पूरा नाम है श्री कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम, यानी कि KR श्रीराम इनका पूरा नाम है। इन्होंने शपथ कब ली? तो आपको ध्यान रखना है 21 जुलाई 2025 को शपथ ली है। स्थान की बात करें तो राजभवन राजस्थान में इन्होंने शपथ ली है। इसके बाद बात करें शपथ दिलाई किसने है, तो राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव जी, जो अपने राजस्थान के क्या है, राज्यपाल है, उन्होंने KR श्रीराम जी को शपथ दिलाई है। आप फोटो देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पद की, तो राजस्थान हाई कोर्ट के किस पद पर ये नियुक्त किए गए हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के पद पर। कार्य ग्रहण कब से करेंगे? 21 तारीख को तो शपथ हुई और अगले ही दिन से आप 22 जुलाई 2025 से कार्य ग्रहण करेंगे। और जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये कार्य करेंगे, क्योंकि जोधपुर में ही अपना क्या है, न्यायालय है। उसके बाद की बात करें, इससे पूर्व ये बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा ये मद्रास हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। नाम है इनका KR श्रीराम। पूरे नाम की बात करेंगे तो कल्पथरी राजेंद्रन श्रीराम। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ अभी इसी समय जो मैंने कहा 50 अपने न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, उनमें से कुछ की नियुक्तियां हो गई है। तो मार्च 2025 तक 4 न्यायाधीश नियुक्त किए थे, जस्टिस आनंद शर्मा, सुनील बेलीवान, मुकेश राज पुरोहित और संदीप शाह। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में वकील कोर्ट से 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिनकी मंजूरी मिल चुकी है। पहले हैं विपिन गुप्ता जयपुर के, संजीव पुरोहित अपने जोधपुर के, उसके बाद रवि निरानिया जयपुर के, इनको मंजूरी मिल गई है।
27 जनवरी 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 45वें रजिस्ट्रार बनी है चंचल मिश्रा। इनका आपको नाम याद रखना है। दूसरी चीज बताई थी मैंने कि राजस्थान के उपराष्ट्रपति, सॉरी पूर्व उपराष्ट्रपति, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया है आपका, इस्तीफा दे दिया है। क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। किन्होंने दे दिया है? तो जगदीप धनखड़ ने दे दिया है। अगर ये बात करूं मैं कहाँ के हैं, तो राजस्थान के किठाणा गांव के हैं। और किठाणा गांव कहाँ पड़ता है? तो झुंझुनू में। यानी कि जो राजस्थान के अभी तक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए हैं, उनमें से एक हैं आपके जगदीप धनखड़, जिनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। दूसरे अगर आपने नाम सुना जिसके निक नाम से जाना जाता है बाबोसा, अगर आपको नाम पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इनका नाम पता है तो आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ठीक है। फिर बात करें, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। चुनाव की बात करें, 6 अगस्त 2022 को ये चुनाव के द्वारा उपराष्ट्रपति बने थे 14वें नंबर के। इन्होंने इनको हराया है, तो जगदीप धनखड़ की बात करें तो मार्गरेट अल्वा को इन्होंने हराया था और विजय प्राप्त करी थी और बने थे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। अभी हालांकि बहुत विवादित भी चल रहा है इनका इस्तीफा देना, आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा, तो उस पर अपन चर्चा नहीं करते हैं, समय को ज़ाया नहीं करते हैं। जयपुर को एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में कौन सा स्थान मिला है भाई? 5वां स्थान मिला है एशिया में। इंटरनेशनल मैगजीन ट्रेवल, अब ये जारी कौन करता है इनको अवार्ड? तो इंटरनेशनल मैगजीन ट्रेवल, लीजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025, इन दोनों के अनुसार एशिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड शहर कौन सा है आपका? 5वें नंबर पे जयपुर है। आधार की बात करें तो पाठकों के अनुभव और वोट के आधार पर, यानी कि जो भी वहां पर घूमने आए उनके अनुसार और वोटिंग की गई उसके आधार पर किनको बताया गया, तो जयपुर शहर को 5वां स्थान आपके मिला। ठीक है। इसी के साथ एशिया में अगर 9वां बात करें तो मुंबई को, और 10वां बात करें तो आगरा को। ये भारत में पहले है। अगर एशिया में बात करूं तो मैं 5वां, 9वां और 10वां, यानी कि एशिया में 5वां स्थान जयपुर का, एशिया में 9वां स्थान मुंबई का, एशिया में 10वां स्थान आगरा का। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो पहला स्थान जयपुर का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जयपुर को एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में 5वां स्थान मिला। कहाँ पर? तो एशिया में। भारत में बात करेंगे तो पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ अभी वर्तमान में कुछ पदों के नियुक्तियों के बारे में बात करें तो ओम प्रकाश जी जो अपने हैं वो राजस्थान जोधपुर पुलिस कमिश्नर है। जॉर्ज जोसेफ जो आपके जयपुर पुलिस कमिश्नर है। उत्कल रंजन साहू जो आपके आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। राजीव शर्मा जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक हैं। उसके अलावा आलोक राज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये पांचों के फोटो हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये अपना पहला फोटो है जो आपके किनका है, तो ओम प्रकाश जी का है जो अपने जोधपुर पुलिस कमिश्नर है। ये दूसरा फोटो आपके जॉर्ज जोसेफ का है जो आपके जयपुर कमिश्नर है। ये तीसरा फोटो है आपका उत्कल रंजन साहू का जो आपके आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। फिर बात करें आप राजीव शर्मा का जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक हैं, जो ये चौथा फोटो उनका आप देख पा रहे होंगे। और पांचवा आपके अपने फोटो है आलोक राज जी का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप फोटो भी हैं, नाम भी हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं डॉक्टर अरविंद माथुर की, जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या नाम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत हुए हैं। कौन हुए हैं? तो आपके याद रखना है डॉक्टर अरविंद माथुर। पूछा जा सकता है कि हाल ही में WHO की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में किनको नियुक्त किया गया है या किनको मनोनीत किया गया है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर अरविंद माथुर। कार्यालय की बात करेंगे, 2 वर्षों तक ये कार्य करेंगे। इसके अलावा भी इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी इनके अखबारों में और पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ।
अगला योजना की बात करूं तो बांध पुनर्वास सुधार परियोजना जिसका दूसरा चरण चल रहा है, उसकी संस्था के सहयोग की बात करें, यानी कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के द्वितीय चरण की मैं बात करूं, उसमें संस्था का सहयोग, यानी कि इस परियोजनाओं को चलाने में कौन कौन सी संस्थाएं सहयोग कर रही है, तो एक आपका आती है विश्व बैंक और एक आती है आपकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। अब इसमें किसका कितना योगदान है, तो विश्व बैंक का 70% योगदान है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का योगदान कितना है, 30% का है। अवधि की बात करूं तो ये कब से कब तक चलेगी, तो अप्रैल 2001 से मार्च 2027 तक चलाई जाएगी। उसके अलावा इस विभाग, कौन सा विभाग संचालित करेगा, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत केंद्रीय जल आयोग का गठन, वो इसका कार्यभार देखेगा। अवधि की बात करें 10 वर्ष में 2 चरणों में विभाजित किया जाएगा इस कार्य को। इसमें फेज 2 और फेज 3, क्योंकि द्वितीय चरण की बात हो रही, पहला चरण खत्म हो चुका है। फेज 2 और फेज 3 की बात करते हैं तो फेज 2 अप्रैल 2021 से लागू है और मार्च 2027 तक चलेगा। वहीं फेज 3 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है और 2031 तक चलेगा। राजस्थान में 212 बड़े बांध हैं, जिनमें से 189 बांध में फेज 2 और फेज 3 में शामिल है, यानी कि 212 बड़े बांध है जो फेज 2 और फेज 3 में कितने शामिल किए गए हैं, 189 बांध। फेज 2 के तहत 14 बांधों के लिए पुनर्वास कार्य स्वीकृत किया गया है। अभी तक 14 पे अपने काम स्वीकृत हो चुका है, बाकी शामिल कितने हैं, 189। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है रामगढ़ बांध कृत्रिम बारिश। कृत्रिम बारिश का मतलब यह होता है बारिश का मौसम ना है या बारिश हो ही नहीं रही है, वहाँ बादलों में ड्रोन और नई तकनीकों के माध्यम से बारिश करवाना जबरन, अपने आप, अपने आप तो नहीं, मतलब विज्ञान आज की इतनी तकनीक पहुंच चुका है, विज्ञान जहां बारिश नहीं हो रही हो वह बारिश भी करवा सकता है। ठीक है, रामगढ़ बांध कृत्रिम बारिश योजना, रामगढ़ बांध अपने कहाँ है, तो जयपुर में है। उद्देश्य की बात करें तो सूख चुके बांध को जल से भरना। तकनीक की बात करें, ड्रोन के माध्यम से क्लाउड सीडिंग करना, सोडियम क्लोराइड का छिड़काव करना, AI व सैटेलाइट डेटा में मौसम विश्लेषण करना, ड्रोन उड़ान ऊंचाई लगभग 30,000 से 40,000 फीट, ये चीज़ें प्रयोग होगी तब जाके वर्षा करवाई जाएगी। प्रोजेक्ट की अवधि बताइए, 1 माह में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। शुरुआत की बात करेंगे कि जुलाई 2025 के अंत तक इसको शुरू किया जाएगा। कंपनी कौन इसको संचालित करेगी, कौन बनाएगी, कंपनी अमेरिकी कंपनी एक्सल वन। ड्रोन कहाँ से मंगाए हैं, तो ड्रोन ताइवान से मंगवाए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति की बात करेंगे, भारतीय मौसम विभाग IMD, ड्रोन उड़ान अनुमति DGCAC और जल संसाधन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये चारों ही विभागों का इस पर क्या होगा, नज़र रहेगी। ठीक है, इसके साथ आगे चलता हूँ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2025 मई माह में 12 रामगढ़ संरक्षण रिजर्व का क्या करेंगे, कायाकल्प करने के लिए वन विभाग से एक समझौता समझौता MOU हस्ताक्षर किए हैं ज्ञापन पे। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो लगभग 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में इसका आयोजन हुआ था। अब राजस्थान का हुआ तो पूरे भारत ने भाग लिया था, मगर अपन किसके एवज में पढ़ते हैं, राजस्थान के एवज में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का लगभग कितने पदक जीते हैं, 60 पदक जीते हैं। कौन से गेम है, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते, तो 60। अगर पूछ ले कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो आपको याद रखना 24 स्वर्ण पदक जीते। अगर इसी प्रश्न में वो स्वर्ण की जगह पूछे रजत पदक तो 12 और कांस्य पूछे तो 24। अब इसी में आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुल राजस्थान ने पदक कितने जीते, 60। राजस्थान ने स्वर्ण पदक कितने जीते, 24। राजस्थान ने रजत पदक कितने जीते, 12। राजस्थान ने कांस्य पदक कितने जीते, तो 24। 4 प्रश्न। 5वां प्रश्न, राजस्थान का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान का सारणी में स्थान कौन सा रहा, तो याद रखना आपको तीसरा स्थान रहा। ठीक है, राजस्थान दल के चीफ की बात करें तो रणविजय सिंह चंपावत रहे। राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक 14 पदक जीते। अगर पूछ लिया जाए 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने साइकिलिंग में
कुल कितने पदक जीते? तो 14 पदक जीते, और उनमें से भी 9 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य। देखो 60 का बताना जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, मगर अपन को इम्पोर्टेंट चीज देखनी है। फिर आती हर्षिता जाखड़, जिन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, सर्वाधिक। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कि कौन सी महिला ने 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो आपको नाम याद रखना है हर्षिता जाखड़ का। या पूछ लिया जाए कि हर्षिता जाखड़ ने सर्वाधिक 3 स्वर्ण पदक किस प्रतियोगिता में जीते हैं, तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम। कौन सा? तो आपका 7वां। ठीक है। अगला आता है राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना। क्या बताया? राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना, CRISEP शॉर्ट फॉर्म। वित्त पोषण की बात करेंगे, इस परियोजना में खर्चा कौन कर रहा है? तो खर्चे में आता है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, JICA। कौन कर रहा है? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। ये जो पहले थोड़ी देर पहले एशियन विश्व बैंक आया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक आया, ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि हर एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें परियोजना का नाम देके पूछ लेते हैं कि वित्त पोषित कौन कर रहा है, वित्त का पोषण कौन कर रहा है, पूरी परियोजना का खर्चा कौन उठा रहा है। इस प्रकार से प्रश्न आपने हर एग्जाम में देखे होंगे। तो मैं कुल लागत की बात करूं तो कुल लागत कितनी है? 1774.30 करोड़, यानी कि 1774.30 करोड़ रुपए की क्या है? लागत है। लागत में जीका की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। तो जीका खर्च कर रहा है 1493.20 करोड़ रुपए, और राज्यांश यानी कि राज्य के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाएगा वो है 281.10 करोड़ रुपए। ठीक है। इसकी बात करें आगे चलते हुए, परियोजना योजना की अवधि अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक रही। लाभान्वित जिलों की बात करेंगे तो अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। ये लगभग जिले लाभान्वित। अब सारे जिले तो पूछेंगे नहीं, अब संख्या याद रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो आपको याद रखने हैं 19 जिले। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना में राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल है? तो 19 जिले शामिल है। बड़े एग्जाम होगा उसमें ये 4 जिले दे देगा, निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तब आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। इसी परियोजना पे 2024-25 के बजट में 43.54 करोड़ प्रस्तावित है। प्रमुख गतिविधियां क्या क्या काम करती है? तो कृषि वानिकी कार्य, कृषि और वनस्पति का समन्वय, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में करती है। BMC सशक्तिकरण, 160 जैव विविधता समितियों का प्रशिक्षण। ओरण संरक्षण, 10,000 हेक्टेयर पवित्र उपवनों का संरक्षण। सूक्ष्म रिजर्व निर्माण, 3,000 हेक्टेयर के दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण, यानी कि ये पौधों को भी बचा रही है, संरक्षण कर रही है। उपवनों यानी कि वनों का भी संरक्षण कर रही है। 160 जैव विविधता समितियों का भी प्रशिक्षण उनको सिखा रही है। और जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में वो क्या कर रही है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जो अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है उसकी भी क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है, संरक्षण दे रही है। तो इस प्रकार के कार्य भी कौन करता है आपके? तो आपको याद रखना है राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना। ठीक है। तो ये अपने आज की क्लास यहीं तक थी। आज अपन ने पढ़ा है आपके 22 तारीख और 23 तारीख का करंट। ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे आपके 24। कल संडे है वैसे तो, कोशिश करेंगे, है ना, आपको भी रेस्ट चाहिए। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है। ऐसे ही जुड़ते रहें, क्लासों को देखते रहें। आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो प्रीमियर क्लास के ख़त्म होने बाद कमेंट करें, जिसे हम देखकर आपके लिए एक अच्छा और व्यवस्थित तरीके से कंटेंट को और पेश कर पाएँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।